अध्याय 1967 और वे सब नीचे गिर गए। इस समय मेरे पास कोई हाथ नहीं है। बाई रुआकिंग ने अपना सिर हिलाया। दादाजी फैंग, आप भी देखने के लिए अंदर जाना चाहते हैं। हेवी स्नो स्वॉर्ड्समैनशिप गहरा और शक्तिशाली है। मुझे यह विश्वास करना कठिन लगता है कि कोई इसे इतनी आसानी से पार करने में सक्षम था, बाई फैंग ने उत्तर दिया। मुझे लगता है कि उसने किसी तरह के गुप्त साधनों का सहारा लिया होगा। मैं उसे चुनौती देना चाहता हूँ और इसे अपने लिए देखना चाहता हूँ। बाई रुआकिंग जितनी मेहनती थी, वह अभी भी अपनी उम्र से सीमित थी। तलवार कला में बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बावजूद सच्चाई यह थी कि उसने अपने असली सार की सतह को मुश्किल से ही उकेरा था। बाई फैंग ने महसूस किया कि अगर वह व्यक्तिगत रूप से तलवार कला का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें उस व्यक्ति को हराने में सक्षम होना चाहिए जिसके बारे में बाई रुआकिंग बात कर रही थी। इसके माध्यम से वह तलवार कला में बाई रुआकिंग के विश्वास को बहाल करने में सक्षम होंगे। वह केवल एक आंतरिक शिष्य है। दादाजी फैंग, भले ही आप एक बुजुर्ग नहीं हैं, आपकी ताकत अधिकांश बड़ों से भी ऊपर है। मुझे नहीं लगता कि आपके लिए उस पर कोई कदम उठाना उचित होगा। बाई रुआकिंग ने अजीब तरह से कहा। आंतरिक शिष्यों के ईथर हॉल में जाने के लिए यह पहले से ही उसके नीचे था। अगर बाई फैंग ने भी एक चाल चली, चाहे वह जीता या हार गया, यह उस पर बुरी तरह से प्रतिबिंबित होगा। मैं बस उस साथी की तलवारबाजी को देखने के लिए जा रहा हूँ। स्थिति के आधार पर मैं जरूरी नहीं कि कोई कदम उठाऊं, बाई फैंग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। इसके अलावा मैं सिर्फ एक पुराना नौकर हूँ। मेरे लिए कुछ भी अनुपयुक्त नहीं है। बाई फैंग चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह सिर्फ एल्डबाई का नौकर था। वह आरोही बादल तलवार मंडप के नियमों और विनियमों द्वारा प्रतिबंधित नहीं था। यह देखकर कि बाई फैंग का मन बना हुआ था, बाई रुआकिंग को पता था कि इस मामले से बाहर बात करना मुश्किल होगा। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। इस प्रकार बाई फैंग के साथ वह वापस लियू लुजी के घर चली गई। जब लियू लुजी ने एल्डम्यू और अन्य को विदा करने के कुछ क्षण बाद मादा डायनासोर को अपने सामने आते देखा, तो उन्हें अचानक अपने गले में एक गांठ महसूस हुई। ऐसा तब से था जब से उसे रोने का मन कर रहा था। तुम सब मेरे घर के अंदर और बाहर इतनी आजादी से क्यों घूम रहे हो? मैं एक आंतरिक शिष्य हूँ, बिस्तर और नाश्ते का मालिक नहीं। बेशक कोई रास्ता नहीं था कि लियू लुजी बाई रुआनिकी के अनुरोध को नहीं में जवाब दे, इसलिए वह केवल आज्ञाकारी रूप से अपने आदमियों को एक ईथर टोकन तैयार करने के लिए प्राप्त कर सकता था। जल्द ही पूरा समूह ईथर हॉल में वापस आ गया। सच कहूं तो वह अब उस दयनीय जगह पर नहीं लौटना चाहता था, लेकिन बाई रुआकिंग की चौकस चकाचौंध के तहत उसे लगा कि उसे जमीन पर धकेल दिया जाएगा और अगर उसने प्रवेश नहीं किया तो उसका उल्लंघन किया जाएगा। इस प्रकार एक असहाय आह के साथ उन्होंने वांग जियांडोंग के साथ एक बार फिर ईथर हॉल में प्रवेश किया और उन्होंने बाई रुआनिकिंग और बाई फैंग को द्वंद्व युद्ध की अंगूठी तक पहुंचाया। लगभग 10 मिनट बीत चुके थे और ऐसा लग रहा था कि 1,000 आंतरिक शिष्यों का सफाया कर दिया गया है। इस बार घेरा स्पष्ट रूप से बहुत छोटा हो गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि भीतर के शिष्य कितने उग्र और क्रोधित थे। उनमें से 2,000 के समाप्त होने के साथ यह अपरिहार्य था कि उनमें से कुछ दूर होने लगेंगे। उनकी नज़र में IM लो प्रोफाइल शायद एक सतत गति मशीन से अलग नहीं लग रहा था जो जानता था थकावट का नहीं। ऐसा लगा कि वह बिना आराम किए कई दिनों तक वध करना जारी रख सकता है। यह तलवारबाजी। एक पल के लिए IM लो प्रोफाइल की हरकतों की जांच करने के बाद बाई फैंग ने भौहें चढ़ा दी। अपने सामने तलवारबाजी का वर्णन करने के लिए वह केवल एक ही शब्द का उपयोग कर सकता था, मूलभूत। वह इसे एक नज़र से देख सकता था। इसमें कोई तकनीक या कौशल बिल्कुल भी शामिल नहीं था, लगभग जैसे कि दूसरा पक्ष एक बच्चा था जो तलवार चलाने की कोई तलवार नहीं जानता था। लेकिन किसी अकथनीय कारण से वह इस तरह के सरल आंदोलनों के साथ आश्चर्यजनक शक्ति लाने में सक्षम था। जो लोग उसके रास्ते में खड़े थे, वे केवल असहाय होकर मर सकते थे। यह पहली बार था जब बाई फैंग ने तलवारबाजी को देखकर इतना विवादित महसूस किया था। उसे पता नहीं था कि यह शक्तिशाली था या नहीं। अधिक सटीक रूप से, IM लो प्रोफाइल और उसके विरोधियों के बीच ताकत में अंतर इतना अधिक था कि वास्तव में उस तलवारबाजी को परीक्षण में रखना असंभव था। यह ठीक वैसा ही था, चाहे 3 साल के बच्चे के खिलाफ मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, फिर भी यह आकलन करना असंभव होगा कि कोई वास्तव में शक्तिशाली था या नहीं। दादाजी फैंग, बाई रुआकिंग ने बाई फैंग की ओर देखा। उनकी तलवारबाजी वास्तव में दुर्जेय है, लेकिन अगर हम उनकी क्षमताओं की सही सीमा जानना चाहते हैं,
तो मुझे व्यक्तिगत रूप से उनका परीक्षण करने की आवश्यकता होगी। बाई फैंग ने उत्तर दिया। व्यक्तिगत रूप से उसका परीक्षण करें। लियू लुजी की भौहें चढ़ गईं। एल्डर फैंग, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे उससे डर लगता है। आप किससे डरते हैं? निश्चिंत रहें, मैं उसे नहीं मारूंगा और आपको मुश्किल में डाल दूंगा। बाई फैंग ने झुंझलाहट के साथ जवाब दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम उसे मार डालोगे, लेकिन वह तुम्हें मार डालेगा। इससे स्थिति और भी अजीब हो जाएगी, लियू लुजी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। दुस्साहसी, क्या आप जानते हैं दादाजी फैंग कितने शक्तिशाली हैं? उसकी हत्या कैसे हो सकती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस संभावना पर जोर देने की? बाई रुआ की गुस्से में उड़ गई। बाई फैंग संप्रदाय के बुजुर्ग भले ही न हो, लेकिन उनकी ताकत एक औसत बुजुर्ग से कहीं अधिक थी। ऐसी संभावना इतनी बेतुकी थी कि इसकी बात भी नहीं की जानी चाहिए। लियू लुजी को ऐसा लग रहा था कि धड़कने के लिए खुजली हो रही है। मैं अपने अनादर के लिए क्षमा चाहता हूँ। कृपया बेझिझक आगे बढ़ें। लियू लुजी ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। एल्डर म्यू और अन्य पहले आ चुके थे, लेकिन उनका वध किया जा चुका था। एल्डर फैंग एक दुर्जय व्यक्ति हो सकता है, लेकिन इसकी बहुत अधिक संभावना नहीं थी कि वह एक ही साधना क्षेत्र के 10 आंतरिक बुजुर्गों को एक साथ हरा पाएगा। हालांकि चूंकि ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी बातें पूरी होने वाली हैं, इसलिए वह अपनी सांसें बर्बाद नहीं करना चाहता था। आखिरकार वह इस तथ्य का खुलासा नहीं कर सका कि एल्डर म्यू और अन्य लोग पहले आ चुके थे। बाई फैंग उन शब्दों को सुनकर अपने आप को रोक नहीं सकी, लेकिन हंसी के मारे फूट पड़ी। यदि आप चिंतित हैं कि मुझे मार दिया जाएगा, तो मुझे कहना होगा कि आपकी चिंताएं निराधार हैं। पुराने गुरु और संप्रदाय के कुछ अन्य बुजुर्गों के अलावा मुझे कभी किसी से डर नहीं लगा। जबकि वह अपने विनम्र व्यक्तित्व के कारण संप्रदाय में प्रसिद्ध नहीं था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह कमजोर था। उन्हें व्यक्तिगत रूप से एल्डर बाई ये द्वारा सिखाया गया था, और उन्होंने 100 से अधिक वर्षों तक खेती की थी। तलवार के रास्ते में उसकी समझ पहले ही एक आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच चुकी थी। दुनिया में शायद ही कोई होगा जो उसे डरा सके। अपने तलवार के इरादे को जारी करते हुए बाई फैंग ने भीड़ के केंद्र की ओर बढ़ते हुए कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। उसे दूसरों के सामने खुद को साबित करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। उनके वहां जाने का एकमात्र कारण यह था कि दूसरी पार्टी कैसे भारी बर्फीली तलवारबाजी पर काबू पाने में कामयाब रही। दूसरी ओर, जैसे ही बाई फैंग भीड़ के केंद्र की ओर बढ़ी, लियू लुजी और वांग जियांडोंग के होंठ थोड़े कांपने लगे, और वे जल्दी से पीछे हट गए और एक दीवार के पीछे छिप गए। आप दोनों क्या कर रहे हैं? उन दोनों की अजीबोगरीब हरकतों को देखकर बाई रुआंकी के होश उड़ गए। यह ज्यादा कुछ नहीं है। सीनियर बाई, आप भी क्यों नहीं आती? वैसे भी हम अपनी विवेक की आंखों से सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इसलिए हमें युद्ध के मैदान के इतने करीब रहने की कोई जरूरत नहीं है, लियू लुजी ने घबराकर सलाह दी। हो सकता है कि उसे कोई शारीरिक नुकसान नहीं हुआ हो, लेकिन सिर होने से दर्द हो रहा हो। डिकैपिटेटेड कुछ ऐसा नहीं था जिसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता था। चौथी बार ऐसा होने देने का उनका कोई इरादा नहीं था। काय, यह सोचना कि आप आंतरिक शिष्यों में शीर्ष रैंक वाले हैं, कितना शर्मनाक है। दोनों के विचारों को देखकर बाई रुआकिंग ने तिरस्कार में अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह उस हलचल को देख रही थी जहां से वह थी। यह बताना मुश्किल था कि बाई फैंग ने क्या किया था, लेकिन आई एम लो प्रोफाइल के आसपास जमा हुई भीड़ ने जल्दी से उनके लिए चलने का रास्ता खोल दिया। हुला, आई एम लो प्रोफाइल तक पहुंचने से पहले बाई फैंग ने अपनी तलवार उठाई और अपनी तलवार की नोक पर अपनी तलवार की उई को इकट्ठा किया। अपनी तलवार के वार से उसने आसपास के क्षेत्र में एक शक्तिशाली हिमपात का तूफान खड़ा कर दिया। तकनीक के प्राप्त होने पर आई एम लो प्रोफाइल ने उसकी आंखों को थोड़ा संकुचित कर दिया, जिसके बाद उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से काट दिया। ओहे! बाई फैंग का सिर जमीन पर गिर गया। बाई रुआकिंग हैरान रह गई। अपनी सबसे मजबूत तकनीक को अंजाम देते हुए भी दादाजी फैंग आई एम लो प्रोफाइल के अपराध को झेल नहीं पा रहे थे। उसने यह देखने के लिए अपनी आंखें रगड़ी कि क्या वह चीजें देख रही है, लेकिन अगले ही पल उसकी गर्दन में एक तेज दर्द कट गया। उसका सिर भी जमीन पर गिर गया। अपनी मृत्यु में भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। उसे अपराधी से 30 मीटर दूर रखा गया था, लेकिन वह अभी भी वैसे ही अपनी जान गंवा चुकी थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लियू लुजी और वांग जियांडोंग ने दीवार के पीछे छिपना चुना था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया था कि ऐसा कुछ होगा। जैसे ही उसका सिर जमीन पर गिरा,
उसने पीछे की ओर देखा और देखा कि तलवार की चीकी दो और लहरें उसके पास से उड़ रही हैं। पुहे पुहे, आक्रोश भरी निगाहों से उन दोनों के सिर भी जमीन पर गिर पड़े। ऐसा लग रहा था कि दीवारों के पीछे छिपने से भी काम नहीं चला। कितना बेशर्म, झांग हुआ ने अपनी सांस के नीचे शाप दिया। सच कहूं तो वह पहले से ही उन साथियों को खत्म करते करते थक चुका था। ईथर हॉल द्वारा उन्हें दिया गया शरीर बहुत कमजोर था। वो यथासंभव अधिक से अधिक ऊर्जा बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने सारे विरोधियों का सामना करने के बाद भी उसने अपनी आधी झेकी को समाप्त कर दिया था। साथ ही उसका मन कुछ थका हुआ सा लगने लगा था। चूंकि उन्होंने ही चुनौती जारी की थी, इसलिए उन्होंने इसे पूरी तरह से पूरा करने की योजना बनाई। लेकिन कुछ बेशर्म आंतरिक शिष्य थे जो एक बार फिर से मैदान में शामिल होने के लिए मारे जाने के बाद दूसरे ईथर टोकन में चले गए थे। यह हास्यास्पद था। अगर सभी ने ऐसा किया तो उसे कम से कम 5 बार सभी को खत्म करना होगा। यह कैसा न्यायोचित था। यह विशेष रूप से उन दो बेशर्म मूर्खों के लिए था जो परिधि के चारों ओर दुबके रहते थे। वह उन्हें पहले ही 3 बार मार चुका था, लेकिन वे उसकी हत्या करने का अवसर खोजने के लिए वापस जा रहे थे। क्या उन्होंने सोचा था कि वह इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि वे सिर्फ इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अपना रूप बदल लिया था। वह भगवान के लिए तलवार चलाने वाला था। काश्तकारों को उनके तलवार के इरादे से पहचानने में सक्षम होना न्यूनतम था। और वो लड़की जो उनके साथ थी, वह निश्चित था कि उसने उसे एक बार पहले ही समाप्त कर दिया था। वो बेशर्म, धोखेबाज पड़े हुए गोबर के ढेर। रहने भी दो। कई गहरी सांसें लेते हुए झांग हुआ ने खुद को शांत किया। वे बेशर्म हो सकते हैं, लेकिन वह एक सज्जन व्यक्ति थे। वह एक राजसी व्यक्ति थे, और वह उनके स्तर तक नहीं गिरते थे। ज्यादा से ज्यादा वह हर बार उनके प्रकट होने पर उन्हें मार डालेगा। इस पर अपना आपा खोने की जरूरत नहीं थी। बस उसके पास खेलने के लिए पर्याप्त छेकी नहीं थी। यह अब आंतरिक शिष्यों को नहीं हराएगा बल्कि उनके सभी ईथर टोकन को नष्ट कर देगा। ऐसा लगता है कि मुझे यह सब एक ही बार में समाप्त करना होगा। झांग शुवान आखिरकार एक निर्णय पर आ गया। अगर वह उन्हें एक एक करके हटा देता तो वे हाथ में नए ईथर टोकन लेकर लौट आते। जब तक ईथर टोकन आसपास पड़े रहेंगे, यह कभी समाप्त नहीं होगा। चूंकि ऐसा ही था, इस द्वंद्व को जीतने का एक ही तरीका था, उसे उन सभी को एक ही बार में समाप्त करना था। यदि वह 1 मिनट में उपस्थित सभी लोगों को समाप्त कर सकता है, तो वह द्वंद्व को समाप्त करने में सक्षम होना चाहिए। अभी भी लगभग 3000 लोग आसपास हैं। मैं उन सभी को 1 मिनट में कैसे समाप्त कर सकता हूँ? 2000 आंतरिक शिष्यों को खत्म करने में उसे लगभग आधा घंटा लगा था, और उसकी ऊर्जा पहले ही आधी हो चुकी थी। यदि वह वैसे ही चलता रहा जैसे वह था, तो यह अंततः उसके नुकसान में समाप्त हो जाएगा। ऐसा लगता है कि मैं केवल उस चाल का उपयोग कर सकता हूँ। झांग शुवान ने दृढ़ता से अपने दांत पीस लिए। उसके पास एक ऐसा कदम था जो एओई भीड़ को साफ करने में विशेष रूप से प्रभावी था, लेकिन यह कदम उसकी जेनकी पर बहुत मान कर रहा था। एक बार जब उसने इसे अंजाम दिया, तो इस बात की अच्छी संभावना थी कि उसकी झेकी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। चूंकि दुश्मन लगातार लड़ाई में शामिल हो रहे थे, इसलिए उसने अब तक इस कदम का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन चूंकि उसे एक कोने में डाल दिया गया था, इसलिए उसके पास और कोई चारा नहीं था। अन्यथा द्वंद्व का कोई अंत नहीं होगा। मैं सब बाहर जा रहा हूँ। झांग शुवान ने जल्दी से समय की थोड़ी गणना की, फिर बिना किसी झिझक के उसने अपनी तलवार फेंक दी। यह देखकर कि आईएम लो प्रोफाइल ने अचानक उसकी तलवार पर से अपनी पकड़ छोड़ दी थी, उसके आसपास के सभी लोग दंग रह गए। एक क्षण के लिए वे अपने आक्रमणों को दबाना भी भूल गए। सांग जुबान ने हवा में अपनी उंगली को हल्के से थपथपाने से पहले जल्दी से अपनी झेकी चलाई। थू, तलवार की एक अविश्वसनीय रूप से केंद्रित उछाल उसकी उंगली की नोक से निकली और हवा में उठी, जिसके बाद यह तलवार की चीकी कई हजार छोटी धागों में अचानक विभाजित हो गई जो तैरती गिलोटिन की तरह हवा में चुपचाप तैरती रही। यह कदम उस तलवार के इरादे से नहीं था जिसे उसने अभी अभी समझा था, बल्कि समुद्र को तोड़ने वाली तलवार, महासागर प्रलय की तलवार और स्वर्ग अपवित्रता तलवार का सम्मिलन था जिसे उसने मास्टर शिक्षक महाद्वीप के तलवार लेगुन में वापस समझ लिया था। पहले उसके पास केवल था उनमें से एक को एक बार में उपयोग करने में सक्षम था, लेकिन देवताओं की तलवार की मंशा को समझने के बाद वह उन तीनों को एक साथ मिलाने और विनाशकारी कौशल लाने में सक्षम था जो पहले की तुलना में कई गुना अधिक था। उस समय उन्होंने एक साथ 108 तलवारों में हेरफेर किया था, जिनमें से प्रत्येक ने अपने प्रतिद्वंद्वी को मात देने के लिए एक अलग तलवार कला को अंजाम दिया था। हालांकि
वह वर्तमान में जिस चाल को अंजाम दे रहा था वह उससे भी अधिक मजबूत था। लेकिन कहा जा रहा है तलवारची के 3000 उछालों को एक साथ नियंत्रित करना उसके वर्तमान शरीर की पहले से ही बहुत सीमा थी। यदि यह इससे अधिक होता तो वह मौके पर ही नष्ट हो सकता था। उनके ऊपर बड़े पैमाने पर गठन को देखकर निकटतम आंतरिक शिष्य ने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर पर गलगन उठ रहे हैं। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन हवा में सन्नाटा तोड़ते हुए जोर जोर से चिल्ला रहा था। वह कुछ करने के लिए है, हम उसे सफल नहीं होने दे सकते, जल्दी करो। लेकिन इससे पहले कि वह अपना काम पूरा कर पाता, आई लो प्रोफाइल ने हवा में हजारों तलवारची को एक प्रभावशाली आदेश जारी किया। उन्हें नष्ट करें। तलवार की चीखी हजारों किस्में आकाश से तुरंत नीचे गिर गईं। पुहे 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 हल्के टुकड़ों में बिखरने से पहले 3000 किसान और 3000 सिर एक साथ जमीन पर गिरे। विशाल ईथर हॉल पहले से कहीं ज्यादा खाली हो गया।